देखो टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं, भोजन का बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको सरल अणु में बदलता है। किस में बदलता है? सरल अणु में। यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। किसकी सहायता से बदलता है? तो एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना। इसको याद रखना है ताकि शरीर जो है उस भोजन को अवशोषण कर सके। आगे है पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंग। पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग भाग लेता है उसको देखो। यहाँ पाचन तंत्र में जो अंग है, एक बार पूरा इसको देख लो। पाचन तंत्र में जो अंग भाग लेता है उसमें मुख हो गया, ठीक है, मुख आ गया। मुख के बाद ये देखो यहाँ पर देखना है, मुख और मुख गुहा में अंतर है। ये हो गया मुख, जहाँ से भोजन हम लोग भरते हैं मुंह में, और ये हो गया मुख गुहा, ठीक है, यानी जहाँ से भोजन अंदर जाता है। फिर अंधोजंब और अधोजीवा और ग्रंथि होता है। कहाँ पर? जीभ के नीचे जीभ रहता है। जीभ में क्या रहता है? अधोजीवा और ग्रंथि रहता है। ये क्या करता है? खाने में लार वगैरह मिलाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मिलाता है ना, है। फिर कर्णपूर्व ग्रंथि है, ग्रसनी है, अकृत है, ग्रसिका, ये ग्रसिका है। फिर अकृत है, फिर पित्ताशय है, अमाशय का काम है इसमें। फिर अग्नाशय भी है। कौन है? अग्नाशय, अग्नाशय है। फिर ग्रहणी है, फिर अनुप्रस्थ बृहदंत्र है, फिर अग्र क्षुद्रांत है, फिर आरोही बृहदंत्र है, फिर अवरोही बृहदंत्र है, क्षुद्रांत है, अंधनाल है, और कृमि रूपी परिशेषिका है, मलाशय है। और उसके बाद खाना पच के गुदा से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को इसमें देखेंगे। मुंह का काम क्या है सो देखो। मुंह के लार में एमाइलेज, एक बार और बताए थे, एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज और टाइलिन। पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ मुंह में भोजन को चबाने के साथ ही हो जाता है। मुंह क्या करता है? भोजन को चबाता है। चपड़ चपड़ करके चबाते हो कि नहीं? हाँ। चपड़ चपड़ करते हो तो उस समय भोजन क्या होता है? तो जब भोजन को जब चबाते हैं तो मुंह में लार बनता है। क्या बनता है? लार। तो लार भोजन में ठीक ढंग से मिला पाती है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जब भोजन को चबाते हैं ना, तो चबाएंगे तभी लार भोजन में मिलेगा और भोजन हमारा पचेगा। जब चबाएंगे नहीं तो लार भोजन में नहीं मिलेगा और भोजन नहीं पचेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो जाएगा। फिर 1 घंटा के लिए बैठे रहोगे। अब है भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेशन, ठीक है। मुंह में लगभग 600 लार ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? 600, जिनमें 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां होती है जिसको कहते हैं पेरोटिक लार ग्रंथि, सबसे बड़ी ये होती है। फिर कहते हैं सब मैंडुबुलर लार ग्रंथि, ये मंझला होता है। और फिर कहते हैं सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ये उससे छोटा होता है, ठीक है। मानव लार में टाइलिन, ध्यान दो, मानव लार में टाइलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। और लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में कई प्रकीर्णों तथा म्यूकस पाए जाते हैं। टाइलिन का देखो यहाँ पर टाइलिन इसको कहा गया, इसको क्या कहा गया? टाइलिन। हम पिटिलिन बोल दिए, इसके लिए मैंने ये गलत हो गया, टाइलिन होगा। ये क्या होगा? टाइलिन, ठीक है। अब टाइलिन जो है, टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन जो है, टाइलिन स्टार्च और मंड को क्या करता है? माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। किसमें कर देता है? माल्टोज में, ठीक है। अब लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में कई प्रकीर्णव तथा म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रकीर्णव तथा म्यूकस। ये इसका काम क्या है सो देखो। लार में 98.5% पानी और 1.5% यानी 1.5% एंजाइम पाए जाते हैं। प्रकीर्णव किसको कहते हैं? एंजाइम को, ठीक है। प्रकीर्णव किसको कहते हैं? एंजाइम को। और लार हल्का सा अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। 6 से 7 होता है। लार में कार्बोनेट आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनेट आयन पाया जाता है। अब आ जाओ अकृत। अकृत किसको कहते हैं पता है? नहीं पता है। देखो अकृत किसको कहते हैं सो देखो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
अकृत ना, अकृत यहाँ पर होता है, ये है अकृत, ये क्या है, ये अकृत है, ठीक है। ये क्या है, अकृत। इसमें ये इसमें नहीं है, इस तरह रहता है और इस तरह रहता है, जिस जो कलेजी जैसा दिखता है, हम लोग ना बोलते हैं कलेजी है ये, ठीक है ना, कलेजी जैसा दिखता है ना, वही अकृत है, ठीक है। हैं? हाँ सर। उसके बाद देखो कहाँ थे हम लोग, अकृत। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, अकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना हो जाए होता है, 1.5 किलोग्राम वजन होता है। यह शरीर के उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अभी दिखाए ना हम, दाहिने डायफ्राम के नीचे स्थित था। अकृत के दाहिने और निचली सतह पर पित्ताशय स्थित होता है। कौन स्थित होता है, पित्ताशय। यहाँ देखो पित्ताशय यहाँ दिया, देख लो, ये देखो, ये बॉडी का दाहिना भाग है कि नहीं, हाँ, यहाँ अकृत दिखा है कि नहीं, और ये पित्ताशय है, क्या है, पित्ताशय। पित्ताशय का क्या काम है उसको देखो, यह शरीर, ये देखो इसको पित्ताशय। अकृत कोशिकाएं एक, हाँ, पित्ताशय का इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। अकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट दारू का स्राव करती है जिसे पीतरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतरस, यानी बाइल कहते हैं। ये कौन करता है, तो पित्ताशय का काम है, ठीक है ना। और जब शरीर में पित्त का निर्माण ज़्यादा या बाइलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर बाइलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉन्डिस। कहाँ होता है, देखो अकृत का इंग्लिश जानते हो, हाँ, अकृत का इंग्लिश लीवर होता है। क्या होता है, लीवर। कोई बोलता है लीवर में क्या हो गया है उसको, जॉन्डिस, तो उसी को लीवर कहते हैं। किसको, जो अकृत है, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो। तो अब देखो, यह रोग जो होता है ना, यह रोग कभी कभी अकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी होता है। जब अकृत में वायरस हो जाता है तो वहाँ ये बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अकृत के कार्य, अकृत का काम क्या है सो देखो, हाँ देना, चलो ठीक है। इसको इस बार छोटा वाला लिख के दिखा हमको, बड़ा वाला कैसे, ABCD ठो बड़ा वाला जानता है ना, लिख के ला। अब देखो अकृत का कार्य, अकृत का जो काम होता है ना, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को लाइकोजिन के रूप में संचित करता है। किसमें संचित करता है, लाइकोजिन के रूप में। जो ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है उसको लाइकोजिन के रूप में, देखो इसको ग्लाइकोजिन भी बोला जाता है, लाइकोजिन के रूप में संचित करता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और यूरिया का निर्माण करता है और पित्तरस का निर्माण करता है, रक्त के ताप को नियंत्रित करता है, अतिरिक्त फैटी अम्ल को वसा में बदल देता है और रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करना इसका काम है। उसके बाद और बहुत सारे काम है, उसको भी देखना है। यह ग्रंथि अमाशय के अधर तल में स्थित होता है जो चारों ओर से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, ठीक है, जिसके अंदर लेंगर हैंस के द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लेंगर हैंस के द्वीप पाए जाते हैं। इसमें देखो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है, जिसमें ट्रिप्सिन और इमाइलोप्सिन तथा स्टीप्सिन पदार्थ पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ को पचाता है। किसको पचाता है, भोज्य पदार्थ को। अब आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है, ठीक है, और लवण के स्वाद को पचाने के लिए जीभ पर लगभग 9000 स्वाद कलियां पाई जाती हैं। कितना पाई जाती है, 9000 स्वाद कलियां। अब है जीव का अग्रिम भाग, यानी जीव का जो आगे वाला भाग होता है, और पृष्ठ भाग यानी पिछला भाग, मध्य भाग यानी बीच वाला। देखो अग्रिम भाग मीठा होता है, पृष्ठ भाग, पिछला भाग कड़वा होता है, मध्य भाग खट्टा होता है, और पार्श्व भाग जो होता है, ठीक है, दोनों साइड वाला, वो क्या होता है, नमकीन स्वाद देता है। कौन देता है, नमकीन स्वाद देता है। अब मनुष्य के मुख में ऊपरी एवं निचले जबड़ों के साथ 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 दांत, जिसको कहते हैं कृंतक यानी इंसिजर, रत्नक यानी केनाइन, और अग्रचर्वनक यानी प्रीमोलर, और चवर्णक यानी मोलर, ठीक है। कृंतक यानी काटने वाला, रत्नक यानी उसको चूरने वाला, अग्रचर्वनक चबा के एकदम, रत्नक यानी फाड़ने वाला, रत्नक यानी फाड़ने वाला, और अग्रचर्वनक मतलब थोड़ा बहुत इसको चबाएगा, और चवर्णक एकदम पीस देगा। क्या करेगा, पीस देगा। अब दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, दांत का ऊपरी हिस्सा इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है, इनेमल का, जो मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। हमारा जो दांत है ना, वो इनेमल उसमें रहता है, जिसके चलते वो बहुत कठोर होता है, ठीक है ना।
और दांतों को अस्थायी और अस्थायी दो भागों में विभाजित किया गया। अस्थायी किसको कहते हैं और अस्थायी किसको कहते हैं वो देख लो। अस्थायी दुधिया दांत को, जो 2 साल की उम्र से निकलता है और 7 वर्ष की उम्र में टूट जाता है और इसमें 20 गो दांत होता है। कितना होता है? 20 गो। और अस्थायी दांत परमानेंट टीथ जिसको कहते हैं, ये 18 वर्ष की उम्र में तक, ठीक है, 28 दांत तथा 18 से 21 वर्ष की उम्र में 4 अक्ल दाढ़ मैंने अलग से दांत निकलता है, जो मिला के कितना हो जाता है? 32 दांत। कितना दांत हो जाता है? 32 दांत। ठीक है, अब आ जाओ पाचन तंत्र। अभी और दोबारा लिखो। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र देखो, पाचन तंत्र में क्या क्या होता है? लार होता है, ठीक है, लार, इसको थोड़ा देख लो। इसका लार का पीएच मान कितना होता है वो भी देखना है, ठीक है। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान होता है 6 से 8, 6.8, और स्रोत होता है लार ग्रंथि। एंजाइम इसमें रहता है टाइलिन और इमाइलेज, और पदार्थ जिस पर प्रतिक्रिया करता है उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स यानी मंड स्टार्च, ठीक है। और पदार्थ जो बनता है वो बनता है डाइसेकेराइड्स यानी माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। यहाँ पे देखो, जठर, जठर जो होता है वो उसमें होता है 1 से 3.5, ठीक है, एसिड अम्ल, ठीक है। और जठर ग्रंथियाँ, ये स्रोत है जठर ग्रंथियाँ। इसमें क्या क्या होता है एंजाइम, कौन कौन एंजाइम होता है? देखो, पेप्सिन, रेनिन, इमाइलेज, और ये काम करता है प्रोटीन्स और वसा पर। किस पर काम करता है? प्रोटीन और वसा पर। और प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स, ठीक है, इससे क्या बनता है? प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स। और इमिल्सिफाइड, नहीं, इमिल्सिफाइड वसा भी बनता है। क्या बनता है? इमिल्सिफाइड वसा, ठीक है। अब आ जाओ पीत। पीत का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है, ठीक है। और ये हमारा लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर यानी यकृत में, ठीक है। और इसका कुछ नहीं दिया उसके बाद। और अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जो बनता है वो अग्नाशय में बनता है, ठीक है। और इसका होता है पीएच मान, मैंने अम्ल जो का मान जो होता है, एसिड का मान, पीएच मान, वो होता है 7.5 से 8.3। और इसमें जो होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिज, एमाइलेज, लाइपेज और स्टीरेज पर ये काम करके क्या बनाता है? पेप्टोन्स एवं प्रोटीओजेज, फिर पॉलीपेप्टाइड, मंड एवं ग्लाइकोजन एमिलिफाइड वसा और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये बनाता है, ठीक है। स्टोरेज का क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। इस पर ध्यान देना है। अब जब आंत का रस, आंत रस जो निकलता है वो 7.5 से 8.0 तक होता है। और ये कहाँ होता है? आंत वाली ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक किस पर काम करता है? ये काम करता है एंटीरोकाइनेज पर, इरेप्सिन समूह पर, माल्टेज पर, सुक्रोज पर, लैक्टोज पर और न्यूक्लियोज पर। और ये, ठीक है, ये क्या है? ये देखो, ये होता है पदार्थ जिस पर प्रतिक्रिया होता है। ये ग्रंथि हो गया, ये ग्रंथि हो गया, इस पर प्रतिक्रिया करता है। इसको देख लेना है, ठीक है। इसमें देख लेना है इसमें क्या बनता है। अब आ जाओ मुख गुहा। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। जहाँ पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है वहाँ? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र? उसको देखो, यहाँ पिक्चर में देखना है। देखो, यहाँ पर मिल रहा है, इस जगह पर मिल रहा है ना, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र इस जगह पर मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बंद कर दिए क्या? नहीं बंद किया। अब है भोजन नलिका, गलेट जिसको बोलते हैं। यह एक नली नुमा रचना होती है जो भोजन को मुंह से अमाशय तक लेके जाते हैं, हमारे पेट में लेके जाती है। यह नलिका 10 इंच लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 10 इंच। अमाशय यह एक थैलीनुमा रचना होता है। क्या होता है? थैलीनुमा रचना, जिसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करती है। जब यही ज़्यादा हो जाता है ना, गैस्ट्रिक अम्ल भोजन का एक मुख्य अव्यय प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। और अमाशय को प्रकृति अम्ली, ये अतः अमाशय की जो अम्ली होती है वो प्रकृति होती है, नेचुरली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब गैस्ट्रिक अम्ल ज़्यादा हम लोग का पेट में बढ़ता है, देखो उसको गैस का प्रॉब्लम होता है ना। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। इसका टॉपिक है, सब 1 नंबरिया क्वेश्चन में पूछता है कि अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसको कहते हैं पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम। क्या कहते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम, इसको यही कहते हैं, ठीक है। अब है अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय में भोजन कितना रहता है? 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन जो होता है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन
देखो रेनिन का काम क्या है, दूध में जो प्रोटीन घुला हुआ रहता है उसको कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है मुख्य गुहा से भोजन ग्रसनी होते हुए ग्रसनी द्वार अमाशय में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? अमाशय में। और अमाशय में 4 से 5 घंटे रहता है भोजन, जिसमें गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलता है और रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। हमारे अमाशय में प्रोटीन पच जाता है। और दूसरा देखो पक्वाशय, इसकी आकृति सी टाइप की होती है। कैसी होती है? सी टाइप की, ठीक है, इस तरह। ये अमाशय के पश्चात पचा भोजन पक्वाशय में आता है। जब आधा पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? पक्वाशय में, जो वास्तव में छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है। और वहाँ जब आता है तो इसकी दीवारों पर भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे निकले एंजाइम शेष भोजन के अपरिवर्तित स्टार्च को शक्कर में बदल देता है। किसमें बदलता है? शक्कर में। और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में, ठीक है। और पक्वाशय की प्रकृति जो होती है, अर्थात इसकी ग्रंथियों से निकलने वाले रसों की प्रकृति क्षारी होती है। क्या होती है? क्षारी। एंड वो एसिड वाला नहीं होता है, ठीक है ना। इसका उसमें क्या होता है? बेस वाला, ठीक है। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। क्या निकलता है? पित्तरस, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन का अम्ल से क्षारीय बना देता है। देखो, जो भोजन पित्तरस कैसे होता है? क्षारीय होता है। और भोजन को क्या करता है? अम्ल से क्षारीय बना देता है। यदि भोजन अम्ल बन के रह जाएगा तो हमारा पेट दर्द करने लगेगा ना। हाँ, देखना किसी का पेट मैंने दर्द करने लगता है, कुछ उल्टा सीधा खा लेता है, तो उसमें क्या होता है, जब पित्तरस ज़्यादा मिल नहीं पाता है या पित्तरस सही ढंग से काम नहीं करता है, तो क्या करता है, भोजन अम्ल बन जाता है पेट में, और उसका पेट में दर्द का कारण बन जाता है। अब यह है, यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है और इसमें 3 प्रकार का एंजाइम होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और एमाइलेज क्या करता है? मांड को घुलनशील शर्करा में, शुगर में बदल देता है, ठीक है, स्टार्च को। और लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। दूसरा, छोटी आंत। पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जो लगभग 22 फीट लंबी नली होती है। इसे इलियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इलियम। और छोटी आंत की दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रवण करती है। और इन रसों से भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में विखंडित होकर अवशोषण के योग्य बन जाता है, ठीक है। अब छोटी आंत की दीवारों से आंत रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत रस। और इसमें निम्न एंजाइम होता है। क्या होता है? निम्न एंजाइम। कौन कौन एंजाइम होता है आंत रस में? इरेप्सिन, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तन कर देता है। और लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ध्यान देना है कि आंत रस क्षारी होता है। आंत का रस कैसे होता है? क्षारी, अम्ल वाला नहीं होता है, ठीक है। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन, ध्यान दो, प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंत रस स्रावित होता है, मैंने निकलता है। पेट में रस जो बनता है ना, आंत का रस बनता है, मैंने उसको कहते हैं आंतरी रस। उससे क्या होता है? खाना पचने में आसानी होता है, ठीक है। और अमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जो लगभग 7 मीटर लंबा होता है। हमारा छोटी आंत कितना लंबा होता है? 7 मीटर। उसके बाद छोटी आंत के लगभग 3 भाग होते हैं, ठीक है। छोटी आंत के लगभग कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन भाग होते हैं? सो देखो, छोटी आंत का भाग जो होता है वो होता है अग्रभाग। कौन भाग होता है? अग्रभाग, ठीक है। जो पक्वाशय में होता है लंबाई 25 सेंटीमीटर। और मध्यांत जो होता है ये जूजनम, ये लंबाई 2.50 सेंटीमीटर। इसमें किसी प्रकार के पाचन एंजाइम नहीं निकलते हैं। इसमें कोई प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। क्षुद्रांत आ जाओ। इलियम जिसको बोलते हैं, इसकी लंबाई 3.50 सेंटीमीटर है और इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है और साथ ही अवशोषण भी होता है, होने लगता है। कहाँ? क्षुद्रांत में। कहाँ? क्षुद्रांत में। आ जाओ बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत छोटी आंत के बाद भोजन के पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, जहाँ जल का अवशोषण होता है और इस क्रिया के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में जाता है।
और अंततः वो जो होता है मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और पाचन क्रिया में बड़ी आंत की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य अपाचित खाद्य पदार्थ से जल, माने जो खाद्य पदार्थ अपाचित हो जाता है उससे पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कौन? बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत के निम्नलिखित मुख्य भाग, अग्रलिखित मुख्य भाग हैं कौन? अंडनाल और कोलोन। ठीक है, समझ में आ गया पूरा टॉपिक?